हेलो फ्रेंड्स, यदि आप 17 दिसंबर को दरोगा एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रही है, क्योंकि इसमें बिहार दरोगा के पिछले साल के पूछे गए सारे प्रश्न पत्रों का हम बारी बारी से डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे 16 जुलाई 2023 को पीटी एग्ज़ाम 64 पोस्ट के लिए पूछे गए प्रश्न का सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद 3 सितंबर 2023 का मेंस एग्ज़ाम 64 पोस्ट का हुआ था, उसका सोल्यूशन देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पैटर्न को भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और ये जीएस ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का ये पुस्तक है, ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है, और इस साथ में ये अध्ययन सामग्री में इसमें दिया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक, ये देखिए ये सेकंड एडिशन है ज्ञान बिंदु एकेडमी का, और ये रोशन आनंद एवं बिट्टू झा के द्वारा पब्लिश की गई है। देखिए इसमें दिखा रहा है कि 60% जीएस सेक्शन से क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ये 16 जुलाई 2023 को पीटी एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग 42 क्वेश्चन 70 जीएस क्वेश्चन में से। और ये देखिए 64 जीएस क्वेश्चन में 43 क्वेश्चन है जो मेंस में पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, तो ये आपको फायदा करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह देखिए परीक्षा तिथि है 16 जुलाई 2023, 64 पोस्ट के लिए एक्साइज दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है। कीव राजधानी है कहाँ की? तो ये कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के विद्रोह में इसका मेजबानी किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, स्कैटर होते हैं, जिस कारण से यह स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये सुमेध जातियों का उदाहरण है। आईयूसीएन रेड लिस्ट जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आती है। प्रजातियां की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो तो उसे सुमेध प्रजातियां मानी जाती है। केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या बची हो। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील क्या है? तो ये चिल्का झील है, ये चिल्का झील है। देखिए भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांबर झील। पूछा गया सोलर सेल बने होते हैं किसके? तो ये सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाती है। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं था, जबकि जापान, जर्मनी और इटली धुरी राष्ट्रों में शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से
यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश है जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यहाँ पे पूर्वी हमेशा याद रखिएगा, ईस्ट होगा। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक अमृतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, इससे होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। देखिए हिंदी से भी प्रश्न पूछे गए हैं पीटी एग्जाम में। तो बधवागम, वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ये बधु जोड़ आगम सही है। देखिए दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न के अनुसार वधवागम शब्द का सही संधि है, संधि विच्छेद होगा बधु जोड़ आगम। वधवागम यन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं, ये देखें, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यन संधि के उदाहरण कौन कौन है? जैसे कि अति जोड़ अधिक अत्याधिक, इति जोड़ आदि इत्यादि, सु जोड़ आगत स्वागत, सु जोड़ अच्छ स्वच्छ, ऊपरी जोड़ उक्त उपर्युक्त। यन संधि किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री के बाद कोई स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के जगह पर यह हो जाता है, सॉरी यहाँ पे यह हो जाएगा। जैसे बधु जोड़ आगम, बधवागम, यहाँ पे देखिए हर्षौ लगा है, आ लगा है, स्वर आ गया तो हर्षौ प्लस आ लग गया तो ये वा बन गया। और यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है कि पूछा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस है कितना? 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए इसका दिया हुआ है, त्रिज्या है जो 4.2 सेंटीमीटर और बेलन का त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर। गोले का त्रिज्या 4.2 और बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। प्रश्न से दिया गया है कि बेलन का आयतन क्या होगा? तो फार्मूला आपको पता है कि बेलन का आयतन होता है πr²h और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2.744। इसका हाइट पूछ रहा था, ठीक है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार में अब तक कुल कितनी बार? तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि अंतिम बार 2005 में राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 टोटल कितने ये पीवीटीजी हैं? तो ये 75 है और सबसे ज्यादा कहाँ है? ओडिशा में है। 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को शामिल किया गया। माने जनजातियों में भी सबसे कमजोर जनजाति वो पीवीटीजी होते कहलाते हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग बनाया था, जिन्होंने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदल करके पीवीटीजी कर दिया। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि पीटीजी से पीवीटीजी कब बना? तो 2006 में, और ये डेवर कमीशन आयोग ने इसका सिफारिश किया था। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो ये इसरो करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार किया था जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में खोज किया था। फीबा 1932 में इसकी स्थापना हुआ था। फीबा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80(3) के अनुसार। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है, यानी कि लाश, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो ये सैनिकों को अनुदान देना, ये अमरम कहलाता था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनका विशेष अधिकार था। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 85 में दिया गया है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुडी है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, यह प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अन्नामुडी। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? तो ये ऑयस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। मनुष्य नेत्र में, मनुष्य आंख में पुतली के आकार का नियंत्रण किससे होता है? तो ये परितारिका के द्वारा होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका, जिसे आइरिस भी बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकी माप है, जैसे कि समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य। उपर्युक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 जैसे कि ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो ये 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम का होता है। मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है वो डेंसर होता है, डेंसर मीडियम का होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है वो रेयर मीडियम का होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, देखिए दिया हुआ विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है। मतलब कि रेयर टू डेंसर जाएगा तो उसकी विकिरण है जो धीमी हो जाती है, क्योंकि वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तथा अभिलंब की ओर वो झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माने कि जब डेंसर टू रेयर आएगा उस मीडियम में गमन करती है तो इसकी चाल है जो बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है।
सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय किसको जाना जाता है? तो ये कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया है। जैसे कि पंजाब हिमालय, ये इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। यह सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच पंजाब हिमालय स्थित है। कुमाऊं हिमालय, यह 320 किलोमीटर लंबी है। सतलज और काली, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु और सतलज आया, फिर सतलज के बाद काली आया, काली के बाद फिर काली और तिस्ता, और तिस्ता फिर देहांग। तो इस तरीके से वो एक पैटर्न बन रहा है। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच, असम हिमालय किसका है? तो तिस्ता एवं देहांग नदियों के बीच है। तो सबसे अधिक हाइट की लंबाई किसकी है? तो ये 800 किलोमीटर है नेपाल हिमालय की लंबाई, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना चाहिए। यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है? तो ये राजा राम मोहन राय ने लिखा है। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। पटना हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये के विनोद चंद्रन है। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया था। 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया था। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, यह क्या है? तो यह एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण किसने दिया है? तो बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, बी से बिपरजॉय। कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसको देखिए, तो ये कहलगांव नहीं है। तो कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है, मतलब कि 1/6 भाग होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार 1/6 होता है। माना कि आपका वजन अगर पृथ्वी पर 100 kg है, तो आप ऊपर जाइएगा चंद्रमा पे तो आपका वजन हो जाएगा 100 का 1/6। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में क्या होता है? तो देख लीजिए, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वायुमंडलीय दाब पर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता हो उसे इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होगा? तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता है जो घट जाती है, यानी कि मनी लिक्विडिटी घट जाएगी। रिवर्स रेपो रेट वह रेट है, वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। तो इसको समझिए अच्छा से कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता है जो घट जाती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक से आदि से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव क्या देखा जाता है? तो इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, क्योंकि वो सारे अपने सरप्लस है जो वहां जमा करेंगे। बाजार में तरलता में कमी आएगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी हो जाएगी। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी, क्योंकि जनता के पास पैसा की कमी हो जाएगी।
मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी कमी आ जाएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड नहीं हो पाएगी क्योंकि जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हाथ में नहीं है। गागर में सागर भरना पूछा गया क्वेश्चन हिंदी का है। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरने मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कह जाना। ठीक है, जैसे थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाते हैं। जैसे कि हथेली पर सरसों उगाना, इसका मतलब है असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना यानी कि छाती दुगनी हो जाना, उत्साहित हो जाना। अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करते रहना। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये नर्मदा नदी से है। धुआंधार प्रपात का संबंध ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जलप्रपात क्या होता है? जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल या जो चोटी होता है उसके ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों यानी कि जो साउथ इंडिया में है पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैले कठोर है, चट्टान कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्धधारा और कपिल धारा, याद रखिएगा दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात भी कहाँ है? तो नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन है मैथ का। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। देखिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ हो गया 20%, दिया गया है वस्तु का विक्रय मूल्य 100 + 100 का 20%, तो 120 रुपया हो जाएगा। और इसके प्रश्न से देखते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य है उसमें 100 में से 20% घटा दिया तो टोटल ये 120 रुपये हो जाएगा। और वस्तु का अंकित मूल्य है तो ये 120 का गुना 100 बटा 80, 150 रुपये हो जाएगा। और फिर अभिष्ट अधिक या वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे कि 150 - 100 बटा 100, तो इसका गुना 100 तो 50% इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। हिंदी से प्रश्न पूछा गया है 5 से 6 क्वेश्चन। तो 35वां देखते हैं, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। समास के भेद जानते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्रमधारय समास। टोटल 6 समास होते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे कि गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है गुरु के लिए दक्षिणा, यानी कि विग्रह में कारक चिन्ह आता है, अतः यह तत्पुरुष समास होगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार अकॉर्डिंग टू एज रेटिंग सुनिश्चित करना है। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की थी। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। पूछा गया क्वेश्चन, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो ये काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा अपनाए थे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था? तो ये फिफ कहलाता था। क्या? फिफ। तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह फिफ कहलाती थी। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ये आसवित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, ये मिक्सचर नहीं है, जबकि वायु मिक्सचर है। दूध मिश्रित पेय मिक्सचर है। आयोडोकृत नमक भी मिश्रण है। देखिए, आसवित जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर मिश्रण नहीं है, सिर्फ सभी मिश्रण है। आसवित जल एक क्या है? तो ये यौगिक है, कंपाउंड है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जैसे कि जल, जल आसुत जल, मीथेन,
चीनी, नमक आदि। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम पूछ रहा है, अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करनी थी। इस घटना को सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, वो किसे चुना जाता है? तो ये नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम यानी कि सबसे एजेड सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो आंसर में दे देगा इसका बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन कब हुआ था? 1999 में पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी भारत है जो 2023 में G20 का अध्यक्षता किया था। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश है, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य है। G20 के सदस्य कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ को, अफ्रीकन यूनियन को 2023 में शामिल किया गया है G20 में। ध्यान रखिएगा यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है, जबकि रशिया इसमें शामिल है। निम्न में से कौन से पादप युग में से उभयलिंगी पुष्प होते हैं? कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो ये गुड़हर और सरसों में। गुड़हर तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि गुड़हर एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है, जैसे कि पपीता और तरबूजा। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस में। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये पुर्तगाल ने। भौगोलिक अनुसंधान यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बेड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज, जो पुर्तगाली व्यापार था, उसके द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई। तो पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? तो ये डियाज के द्वारा, बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप, जो साउथ अफ्रीका के सबसे लास्ट पॉइंट है, उसकी खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस, स्पेन का था कोलंबस, इसके द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल द्वारा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होगी? तो ये 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद वाले राज्यों की टोटल कितने राज्य है विधान परिषद जिसमें है? वो 6 है।
यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद वाले 6 राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है। जी का मान कितना होता है? तो जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जी का मान ये देखिए कैपिटल जी है, कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। वहीं जी स्मॉल जी का वैल्यू होता है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है, तो ध्यान रखिएगा कैपिटल जी का मान कहीं भी बदलता नहीं है, सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए डेमोक्रेसी में आप देखोगे डेमोस आता है, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये डेमोस और क्रेशिया शब्द से मिला है। डेमोस शब्द का तात्पर्य होता है जनता। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, जैसे कि डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ है जनता और शासन, माने जनता के द्वारा शासन। अप्रैल 2023 में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ये 7 साल पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है, इंश्योरेंस सर्विस है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूरा कर लिया। देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का विवरण दिया गया है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नाभी मरुस्थल कहां पे स्थित है? तो ये अफ्रीका में नाभी मरुस्थल स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा है। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से कौन सी भाषा में? तो गुजराती भाषा में रची गई है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने थे? तो उस समय करंट का क्वेश्चन था पीके श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग पीके श्रीवास्तव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। देखिए सीवीसी की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा सीवीसी का। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए गणपूर्ति कितनी चाहिए? तो ये 1/10। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होने चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति में सदस्य का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, यानी कि 1/10 होता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण है जो प्रकाशित किया जाता है प्रतिवर्ष। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे कि महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेश मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया जाता है। देखिए क्वेश्चन है मैथ का कि 3600 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक
गणन किया जाता हो। तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ 3600, रेट दिया है 10% और टाइम है 3 ईयर्स। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 पावर n -1। तो इसको पुट कर दीजिएगा, तो इसका देखिए आंसर आ जाएगा 1191.60 रुपया। तो इसको बना लीजिएगा। पूछा है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहलाता है, तो ये वो अनवीकरणीय कहलाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है, नॉन रिन्यूएबल कहलाता है। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गलत दिया हुआ है, ये सारे हैं जो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। जबकि सौर ऊर्जा, ये सब सारे है जो नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। जबकि कोयला से प्राप्त होने वाली ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है, फॉसिल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, तो ये जीवाश्म कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म क्या होता है, सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए तो जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीव का अश्म कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म कितने पुराने होते हैं, इस बात के आकलन करने के दो तरह घटक होते हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग, यानी कि रिलेटिव डेटिंग और फॉसिल्स डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बन जाते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त होते हैं और जीवाश्म रहित भी होते हैं। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, अवसादीय चट्टान होते हैं, उसमें फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म पाए जाते हैं। जबकि इग्नियस रॉक होते हैं, आग्नेय चट्टान, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से संबंधित है, तो ये एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसे 1989-90 से लड़कों के लिए भी शुरू कर दिया गया था तथा 2008 और 2018 में संशोधित किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, तो बीएसएनएल कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। देखते हैं, बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, यह एक भारत में ही बस चलने वाली कंपनी है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां की कंपनी है, रैनबैक्सी ये दवाई की कंपनी है, एवं एशियन पेंट्स जो पेंट की कंपनी है, ये सभी भारतीय कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि इसके दूसरे देशों में भी इसके जो कार्य हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो स्वयं को अपने कार्य देश में शामिल करती है, लेकिन अपनी शाखा सहायक कंपनी आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों में, दूसरे देशों में भी अपना व्यवसाय संचालित करती है। उसे मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने, पूछ सकता है कि तेजस कैसा है, तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो पूछ सकता है पाइथन 5 कैसा मिसाइल है, तो एयर टू एयर है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो ये रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल अगस्त 2015 से लेकर जून 2017 तक रहे हैं। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 तक रहे। अभी वर्तमान में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू हैं। नाथवा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
यहाँ पे देखिए प्रिंट मिस प्रिंट है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा कौन से नदी पे है, तो सतलज नदी में, और कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी हाइडल प्रोजेक्ट है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसे होते हैं, तो ये समवृत्ति यानी कि अनालोगस अंग होते हैं। देखिए चमगादड़ और पक्षी के पंख समवृत्ति यानी कि अनालोगस अंग होते हैं। समवृत्ति या समरूप एनालोगस अंग क्या होते हैं, तो पक्षी एवं चमगादड़ के पंख का बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली की मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर होता है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वो उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं होती है। इस कारण से यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर्ड, वॉलंटरी रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम एओ ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव थे एओ ह्यूम। याद रखिएगा, सचिव पूछ सकता है, इसके सचिव कौन थे, पहले सचिव तो एओ ह्यूम थे। E20 पूछा है कि क्या है, तो E20 क्या है, तो ये अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। याद रखिएगा, देखिए दाल में प्रोटीन पाया जाता है, दाल के अंदर जो गांठ होता है उसमें राइजोबियम होता है, राइजोबियम में क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। इस कारण से इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्व की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजीकरण पदार्थों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर के नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसका थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। पूछ सकता है इसका थीम क्या है, तो 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसकी थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शॉन कॉनरी। देखिए बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता थे शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। यान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड सीरीज दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो ये 124 अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख किया गया है। पूछा है करंट का क्वेश्चन कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2023 की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को डकवर्थ लुइस बेदी से 5 विकेट से हराया था। किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। अभी हार्दिक पांड्या मुंबई से
आईपीएल खेलेंगे। यहां पे पूछा है कि देखिए करेक्ट ट्रांसलेशन पूछा है इंग्लिश का कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। तो इंग्लिश से भी क्वेश्चन है जो पूछा गया इस बार। देखिए कैसे बनता है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर यह आधारित है एक प्रश्न। यह भी ध्यान रखें कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का प्रयोग किया करते हैं और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द मूवमेंट है। तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ। तो इसका आंसर है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में देश के आंकड़ों संबंधी आवश्यकता पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई थी। पूछा है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर यानी कि कानून अधिकारी कौन होता है, तो यह अटॉर्नी जनरल होता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है। यह अनुच्छेद 76 के अनुसार इस पद का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। एनवीएस 01 क्या है? एनवीएस 01 एक उपग्रह है यानी कि नेविगेशनल सैटेलाइट है। एनवीएस 01 एक उपग्रह सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। एनवीएस 01 उपग्रह को GSLV F12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, तो ये यशवंत व्यास के द्वारा संकलित किया गया है। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। पूछा है मैथ का क्वेश्चन, 3100 रुपया के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3286 रुपया। कैसे बनेगा, देखिए 100 रुपया के स्टॉक का मूल्य 100 + 6 यानी कि 106 रुपया हो गया। इसलिए 3100 रुपया के स्टॉक का मूल्य हो जाएगा 106/100 × 3100। तो टोटल ये कट जाएगा 2020, 106 × 31 तो 3286 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन दिया गया है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब, 1926 ईस्वी में। कहाँ पे, पंजाब में किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक थे। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य थे छबीलदास और यशपाल। देखते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी से प्रश्न पूछे गए हैं। पूछ रहा है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। देखिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म आया तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्लॉजेज है, 2 क्लॉज दिया गया है। पहले क्लॉज सक्सीडेड पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, इसलिए रिक्त स्थान में भी समान टेंस होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार वर्क के बदले वर्कड का प्रयोग करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये नीति आयोग प्रकाशित करता है। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा अपना निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें से इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे कर्नाटक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तापमान की SI यूनिट क्या होती है, तो ये टेम्परेचर के क्या होता है,
तापमान का SI यूनिट होता है केल्विन। तापमान का SI यूनिट क्या होता है? तो केल्विन होता है। तापमान मापने के लिए विभिन्न पैमाने का दिखाया गया है, जैसे कि सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाना पे क्या होता है? इस पर जल का क्वथनांक बिंदु होता है 373.15 केल्विन तथा हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। और देखते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाना पे क्या होता है। तो इस बिंदु पर जल का क्वथनांक बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक रोमन पैमाना होता है रोमर। इस पर क्वथनांक बिंदु होता है 80 डिग्री रोमर तथा हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री रोमर। पूछ सकता है क्वेश्चन रोमर पैमाना के बारे में, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला है F-32/9 बराबर C/5। इस फार्मूला से आप कोई भी अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। या K बराबर एक होता है C+273। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में है। मणिपुर में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं और ये डांसिंग डियर के लिए फेमस है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किससे? तो ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। कई बार क्वेश्चन इससे बनता है, तो देख लेते हैं अच्छा से। देखिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा राइट हैंड रूल के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। देखिए थंब है, इसमें चालक की गति बताता है। ये उंगली आगे वाली चुंबकीय क्षेत्र और एक चालक में प्रेरित विद्युत धारा बताती है। तो गति क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा को नोटिफाई करता कौन? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाई जाती है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, माने 90 डिग्री पे हो जाए, और अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? MG नरेगा कब लागू हुआ था? यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 2006 में लागू हुआ था। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। एक और क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा गया है। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। इसको है जो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस दिया गया है। तो ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, इसका आंसर हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। देखिए कैसे होता है कि एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, ये एक्टिव वॉइस में दिया है। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? तो इसको पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये आगे ऑब्जेक्ट प्लस इज, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? तो इज लगेगा। ही इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V5, यहाँ पे V3 बन जाएगा, तो इसे कॉल्ड बोलते हैं। ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। आंख और उसके रोग से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकते। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि खनिज पदार्थ कभी खत्म नहीं हो सकते, इसका एक लिमिट है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट करने पे ये खत्म हो जाते हैं। खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता है, यह विशेषता नहीं है खनिज पदार्थ की। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। देखिए, प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है, सही है। इसका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। इसका फैलाव एक समान नहीं है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, जबकि ये सी गलत है। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट खाने आपको पता है ये कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। कोरापुट खाने भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा में स्थित
पंचपतमाली पहाड़ियां पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट पूछ सकता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और ये पंचपतमाली पहाड़ियां कहाँ है, तो ओडिशा में है। ओडिशा के अन्य खनिज क्षेत्र है जैसे कोंझर है, सुंदरगढ़ है, कालाहांडी है। कालाहांडी पूछ सकता है कहाँ पे है, तो कालाहांडी ये ओडिशा में है। कोंझर ओडिशा में, सुंदरगढ़ ओडिशा में है। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ है, तो ओडिशा में ही है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। ये 1658 में राजगद्दी पे बैठा था और ये 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, अहमदनगर में, औरंगाबाद। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहान उद्दीन के मकबरे के चार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर, और उनकी माता थी मुमताज महल, और ये शाहजहां के बेटा था। किस मूल्यों में से सरकार फैसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग पूछता है क्वेश्चन कि सीएससीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार एमसीपी तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। पूछ रहा है कि जल के अणुओं की अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो ये परासरण कहलाती है, जिसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण जैसे कि जो कि ऑस्मोसिस कहलाती है। परासरण की प्रक्रिया में जल यानी कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, माने कि हाई टू लो जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि आप किशमिश को पानी में डालते हैं तो रात भर में अगर आप डाल के रखेंगे तो देखिएगा, अगर किशमिश सूखा रहेगा तो उसमें है जो पानी से किशमिश में पानी फिर चला जाता है, किशमिश से जो फूल जाता है। किस कारण से होता है? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पानी बाहर होता है और लो कंसंट्रेशन इसमें पानी होता है, तो फिर हाई से लो की ओर, कंसंट्रेशन की ओर ये पानी गमन करता है। सेमी परमिएबल किशमिश का जो त्वचा होता है ये सेमी परमिएबल होता है, जिस कारण से पानी उसमें इंटर कर जाता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण जैसे कि परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। किशमिश है जो पानी में रखने से फूल जाते हैं। पौधे के कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा ही होता है। तो पौधे के कोशिका में जल का संचलन किसके द्वारा? परासरण के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा ही होता है। 95 नंबर क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु स्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो नेकु स्यानप को रेखांकित किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि नेकु मतलब होता है तनिक, माने थोड़ा सा या कम या अल्प, और स्यानप मतलब सियाना यानी कि चतुराई, चालाक। अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन। उपर्युक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है जिसमें प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। देखिए इंग्लिश से भी इसमें 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं और हिंदी से भी 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा इंग्लिश और हिंदी पे भी, ताकि 10 क्वेश्चन के आसपास आप इजीली आंसर कर सके। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? देखिए आंसर हो जाएगा हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। यह प्रश्न कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है जिन्हें 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार सही उत्तर है हैड। देखिए कोइलवर पुल पूछा है कि कहाँ पे स्थित है, तो कोइलवर पुल है जो
सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1856 में, तथा परिचालन 1862 से शुरू हो गया था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई है 1440 मीटर। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन था? तो ये फाफ डू प्लेसिस। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी का कप्तान फाफ डू प्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्व आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डू प्लेसिस को कमान संभालेंगे, जो आरसीबी के नए कप्तान होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गेम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल का कौन सा संस्करण था? ये 16वां था, और जो 2024 में होने वाला है वो 17वां संस्करण होगा। इसके विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार विजेता बना, और उप विजेता गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे, और गुजरात टाइटंस एक बार विजेता बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। जैव विविधता दिवस 2022 की थीम थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका 2022 का थीम भी याद रखिएगा, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? तो ये सारनाथ से आरंभ किया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला, जो वर्तमान में बोध गया है, उससे सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान में बोध गया है, उससे सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हमने जो बिहार दरोगा एक्साइज प्रोहिबिशन दरोगा एग्जाम का जो क्वेश्चन था उसको हमने कवर कर लिया है। पूरे 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा। तो आप देख चुके हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है, और इंग्लिश से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी से 4-5 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये नया ऐड किया है इंग्लिश और हिंदी। तो आपको 17 दिसंबर को होने वाले दरोगा पीटी में हो सकता है कि आपसे इंग्लिश और हिंदी का भी प्रश्न पूछा जाए, तो आप इसके लिए तैयार रहें। और करंट अफेयर्स सेक्शन को हमने एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे आप जाकर देख लें। और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में शेयर कर दें। हम जल्द ही नेक्स्ट इसका मेंस का क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आएंगे। आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।